Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Veer and I'm here with a very important session for the RBI 2026 aspirants. जी हाँ दोस्तों, अब 25 की जो साइकिल है वो हो चुकी है खत्म फाइनली। और ये जो साइकिल है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा ताकि हम अपनी जो 26 की तैयारी है उसे अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, क्या वो लर्निंग है हमारी फेज 1 के रिगार्डिंग, फेज 2 के रिगार्डिंग, और कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए ताकि हम अपने एफर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकें, तो उसी के रिगार्डिंग ये सेशन है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। एंड ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री प्रोवाइड करता हूँ। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो द कोड इज Y581। बाकी कोर्सेज की डिटेल मैं एंड ऑफ द सेशन आपको देता हूँ। तो देखो दोस्तों, आरबीआई 2025 फाइनली हो गया ओवर, है ना। तो फेज 1 फेज 2 के रिगार्डिंग हमारी क्या लर्निंग रही है वो हमें जरूर आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले फेज 1 के बारे में बात करेंगे, देन फेज 2 के बारे में बात करूंगा। क्रिस्प और बहुत ही क्लियर पॉइंट्स बताऊंगा, देखो ध्यान रखना, है ना, क्योंकि आपके मन में जब प्रिपरेशन करोगे इस समय तो आपको बहुत सारी एडवाइजेस मिलेंगी, बहुत कुछ ज्ञान सुनने को मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट में क्या चीज हेल्प कर सकती है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। बाकी अगर आप सिर्फ अपने आंसर्स ढूंढते रहना चाहते हो तो बॉल इज इन योर कोर्ट। प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म नहीं होनी, सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट डाउन कर लेना, सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू कर देना, दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले फेज 1 के बारे में दोस्तों बात करता हूँ। तो फेज 1 में देखो आपके पहले क्यूआरई एंड देन जीए, ठीक है। क्यूआरई क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है। लगता है कि यार ये बुक कर लूँ वो बुक कर लूँ, अगर अल्टीमेटली मैं आपसे कहूँ कि अगर आपने मॉक्स भी अच्छे से लगाए हों तो आपको क्यूआरई कभी टिपिकल नहीं लगेगा। देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के रिगार्डिंग हमेशा वी सर्च फॉर अ टीचर, ठीक है, बट द सॉल्यूशन लाइज इन पेन एंड पेपर। सीधी सी बात है। देखो मैंने कई बार एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि एक बुक होती थी हमारे टाइम पे, फिजिक्स की एक बुक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था उसका, इरोडो प्रोटोफ जो भी नाम होता था मुझे याद नहीं है। उसके पहले ही पेज पे लिखा होता था, इफ यू डू नॉट हैव अ पेन एंड पेपर देन प्लीज डू नॉट ओपन दिस बुक। सिमिलरली इफ यू डू नॉट हैव अ पेन एंड पेपर डू नॉट प्रिपेयर फॉर क्यूआरई। आपको बुक्स में अगर सॉल्यूशन नजर आते हैं, आपको अगर टीचर्स में सॉल्यूशन नजर आते हैं तो प्लीज डू नॉट डू क्यूआरई। मुझे ऐसा इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि यार मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, इट्स क्लियर एक हर सब्जेक्ट की अपनी एक अप्रोच होती है। इस बार का अगर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश देखो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पे आया है जैसा आता रहा है। हाँ, इंग्लिश थोड़ा सा टिपिकल साइड गया है, लेकिन क्यूआरई की एक ही खासियत है दोस्तों, ये अगर आपको टिपिकल लग रहा है मतलब अल्टीमेटली चाहे आज बात कर लो चाहे 6 महीने के बाद डाउन द लाइन आप इस सेशन को दोबारा देख लेना, अगर पेन एंड पेपर से दोस्ती नहीं की तो ये सब्जेक्ट आपको कभी नहीं आ सकते। यू विल कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन टीचर टू अनदर टीचर, यू विल कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन बुक टू अनदर बुक। सिंपल सी बात है, एक सिलेबस है, खत्म करो, पेन एंड पेपर से प्रैक्टिस करना शुरू करो, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, जिन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, लाइक क्वांट में अगर आपका अर्थमेटिक अच्छा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। रीजनिंग में आपकी पजल्स को पहचानने की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इट्स ऑल अबाउट अटेम्प्ट्स। और इंग्लिश एक ओवरऑल लेवल पे देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ बोलना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल्सो प्रैक्टिसिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या होता है इंग्लिश को लाइटली ले लेते हैं, यार मैं इंग्लिश अच्छी बोल लेता हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी होगी, लेकिन जब हम उनको रूल्स रेगुलेशंस पे जाते हैं ना, मतलब नॉट रेगुलेशन, जब हम रूल्स पे जाते हैं तो प्रैक्टिस ना करने की वजह से हमारी छोटी छोटी गलतियां बहुत होती हैं, और इसी वजह से हमारा क्या होता है, किसी बार हमारे 30 में से 25 नंबर आते हैं और किसी बार 30 में से 15 नंबर आते हैं। इट्स सिंपल लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो दीज 3 सब्जेक्ट्स सिंपली डिमांड प्रैक्टिस, पेन एंड पेपर। और आरबीआई की प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आपका क्यूआरई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ क्यूआरई आरबीआई में हेल्प नहीं करता, ये आपके बाकी एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगा, फिर वो चाहे इंश्योरेंस के हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो। तो मैं सिंपल बोलूंगा क्यूआरई इट्स ऑल अबाउट पेन एंड पेपर। दोस्ती आज ही कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, यहीं से स्टार्ट करो, सिंपल सी बात है। तैयारी आरबीआई की स्टार्ट करनी ना तो फेज 2 के बारे में पहले सोचना बंद करो, पहले क्यूआरई पे काम करना शुरू करो, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करनी है नहीं समझ में आता तो फिर आप टीचर्स को पकड़ो, बुक्स को पकड़ो, देन एक बुक पकड़ो या एक टीचर पकड़ो और उसका एबीसी ए से स्टार्ट करो और सीधे देखो क्या होता है। बेसिक फंडा बड़ा सिंपल सा होता है ना। वो मैं एक मीम भी देख रहा था कि कम बैक इस बार 0 से होगा, तो जो स्टूडेंट होता है वो ABCD लिख रहा होता है तो ऐसा कम बैक भी नहीं करना है, ठीक है। इट्स लाइक बेसिक जो चैप्टर्स हैं अपने
उन चैप्टर सिलेबस को देखो किन किन टॉपिक से ज्यादा आता है, डायरेक्टली गूगल से बोलो ना यार मुझे प्रैक्टिस मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कर, इतना मटेरियल दे देगा आपको जिसकी कोई हद नहीं समझ में आए तो स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में बहुत सारी हैं, आप चाहे यूज कर सकते हो, हर प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स मिल जाती है, कॉमन सी बुक है, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर लो, सिंपल सी बात है, एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की जरूरत है, दैट्स इट। और अल्टीमेटली जो आपको हेल्प करेगा वो क्यूआरई में पेन एंड पेपर प्रैक्टिस, खासकर ये एक क्या होता है हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि यार जब तक एक सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ये सबसे बड़ा मैथ है। इट्स ऑल अबाउट 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, सपोज इंग्लिश में 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं, या क्वांट के 25 क्वेश्चन करने हैं, या रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करने हैं। इट्स ऑल अबाउट वो जो 45 मिनट में 60 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं वो कैसे मैक्सिमम अटेम्प्ट की तरफ लेके जाने, कैसे 25 से हम 28 क्वेश्चन या 28 से 32 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, वो आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव सीन स्टूडेंट जो क्यूआरई के दम पे ही कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, उन्हें करंट अफेयर की जरूरत भी नहीं पड़ती, और आई हैव सीन जो करंट अफेयर के दम पे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सी स्ट्रेटेजी बिलीव करते हैं। क्यूआरई के रिगार्डिंग एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिलेबस उठाओ, एक एक चैप्टर को पहले एक बार खत्म कर लो, एंड देन सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। पेन एंड पेपर शुड बी योर द बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, देन आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स आप लोगों को लगता होगा कि यार बहुत कुछ करने की जरूरत है, करने की भी जरूरत है, ऐसी बात नहीं है करंट अफेयर, लेकिन अल्टीमेटली आप किसी भी एग्जाम का एसेंस उठा के देखो तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं अभी जो इस बार हमारे बच्चे मेंस में लिख रहे थे तो कुछ बच्चों का सिंपल रिस्पांस था, भैया मैं तो फाइनेंस के करंट अफेयर के दम पे ही मुझे बन गई बात। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आज की डेट में अगर आप देखो 25 मिनट में 80 क्वेश्चन, 25 मिनट में 80 क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसीलिए बच्चों के यहाँ पे अटेम्प्ट कितना रहता है, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, तो ये चीज है कि जो चीज आप कर रहे हो वो बहुत अच्छे से करो। आप क्या होता है, आपको सिखाया गया है कि 6 महीने के करंट अफेयर कर ले, 9 महीने करंट अफेयर कर ले, और अल्टीमेटली आपको कुछ भी याद नहीं रहता। आप 3 महीने के करो, आप 4 महीने के करो, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए, टिप पे होने चाहिए। हाँ, इस बार की नई लर्निंग ये रही है कि जो हमारा जीए है वो थोड़ा सा यूपीएससी ओरिएंटेड रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन जो फाइनेंस आया, जो सिंपल सा बेसिक फाइनेंस आया था, जो 15 से 20 क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन थे, वो आपने कैसे परफॉर्म किए? क्या वो 20 में से 20 आपके सही है, या 15 उसमें सही है? आपको टेंशन दे रही है एक यूपीएससी का कुछ क्लेम, बट आप सोचो ना, क्या आपको बेसिक जो फाइनेंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे क्या वो आप कर पाए? प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम यह है क्योंकि आपने कुछ सुन लिया कि अब तो यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। ओ माय गॉड, अरे भाई, अगर तुमने सिंपली 3 महीने के करंट अफेयर किए, उसमें से तुझे जितना 80 में से सपोज 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन यूपीएससी के आए, चलो यूपीएससी ओरिएंटेड, हिस्ट्री ज्योग्राफी ओरिएंटेड, ठीक है, अब वो जो 20 क्वेश्चन थे जो सिंपल आए थे, क्या वो आपने किए? आपका सिलेक्शन इस चीज में लाई करता है कि जो आता था क्या वो कर पाए, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा था कुछ बच्चों के मतलब 80 में से मुश्किल से 9 नंबर बन रहे। भाई तुमने 3 बाद में कहते हैं सर मैंने तो 5 महीने करंट अफेयर किया, तुमने 5 महीने करंट अफेयर किया और तुम्हारे 9 नंबर बन रहे, तुम्हारे 16 नंबर बन रहे। मैं किसी को यहाँ पे एक मतलब नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, बट आपकी प्रिपरेशन में सोचो कितना डाइवर्जन था कि 5 महीने करंट अफेयर करने के बावजूद भी आप 9 मार्क्स नहीं ला पा रहे, 10 मार्क्स नहीं ला पा रहे। सीखो इस चीज को, ये कोई नहीं बताएगा। सब बोलेंगे 6 महीने कर लो, 8 महीने कर लो, मैं कह रहा हूं 1 महीना करके जाओ, बट वो ऐसा करके जाओ कि कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंस इतना सिंपल आया था भैया, जो आपको करना चाहिए था। हमारा फ्री सोर्सेज है बीएनएफ, वहीं से सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, वहीं से मिले हैं, क्या आप वो भी करके गए थे? दैट्स इट। तो फेज 1 के रिगार्डिंग भैया पहले अपने क्यूआरई पे काम करो, अभी करंट अफेयर पे, जीए पे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी पहले ये वाली साइकिल खत्म हो जाने दो। अभी के लिए अगर आपको फॉलो करना है तो आप आरबीआई वेबसाइट बस फॉलो करो, दैट्स इट। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको रेगुलरली फॉलो करते रहना चाहिए, आरबीआई और सेबी की वेबसाइट आपको रेगुलरली फॉलो करते रहना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फेज 1, कैसे आपको अपनी 2026 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजाइज करनी है, कैसे क्यूआरई को फॉलो करना है, करंट अफेयर कब से करना है वो मैंने आपको हिंट कर दिया। अभी कोई करंट अफेयर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, सिंपल सी बात है, आरबीआई वेबसाइट लेकिन अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो ताकि आपका फाइनेंस का फाउंडेशन बिल्टअप होना शुरू हो जाए। तो क्यूआरई पे मेन एनर्जी लगानी है, लेकिन सिर्फ इतने पे एनर्जी नहीं लगानी, क्योंकि क्यूआरई अगर करते रहोगे तो फिर फेज 2 की तैयारी कैसे करोगे? तो साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा फेज 2 के सब्जेक्ट्स, खासकर एफएम जो कि स्टैटिक होते हैं। ठीक है, इस बार का पेपर काफी अच्छा पेपर आया है, एफएम का मजा आया, डिस्क्रिप्टिव तो बहुत ही हलवा आया है। हाँ, लेकिन एक चीज है, आप लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वीर सर अपनी कवरेज शो करें कि भैया वीर सर का कवरेज कैसा आया। बहुत बोलते हैं, क्या वो जो 80% की गारंटीड कवरेज है वो पूरी हो पाई?
उसके बारे में भी बात करेंगे भाई, उस पर भी एक सेशन लेके आने वाला हूं, तो वो भी देख लेना। और क्लियर कट जो जो क्वेश्चंस बोले थे, जैसे बोले थे, एज इट इज वर्ड बाय वर्ड कवर्ड मिलेंगे। टेंशन नॉट, टेंशन नॉट। एफएम बोले तो वीर भैया कट ब्लाइंड कट शॉट, सिंपल सी बात है। तो वो आपको मैं प्रूफ जरूर लेके आऊंगा। अभी पहले मैं एक बार सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर लूं। अभी मेरे पास ऑब्जेक्टिव के 20-22 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तो है ही पूरा। तो एफएम का जो कवरेज है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बोलूंगा, ठीक है। एफएम में करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा नहीं रहता, जैसे मैंने आपको बोला था। फेज 2 के रिगार्डिंग बीएनएफ नहीं करना है, जो मैंने जहां से मैंने बोल दिया था। वेबसाइट, आरबीआई वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैनेजमेंट स्टैटिक है, बड़ा सिंपल सा है। तो देखो, मैनेजमेंट चाहे आज स्टार्ट कर लो, चाहे 4 महीने बाद स्टार्ट कर लेना, जब नोटिफिकेशन देखने को मिले। बट सिंपल सी बात है, आज करके खत्म कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैनेजमेंट बदलने नहीं वाला, सिंपल सा सिलेबस है, बड़े आराम से खत्म कर लो। कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी नहीं आती, सिंपल चीजें पूछी आती हैं। फाइनेंस में क्या है, फाइनेंस का कोई सिलेबस नहीं है। इट्स मोर अबाउट कि करंट अफेयर में जो आप चीज पढ़ रहे हो उसकी पूरी बैकग्राउंड स्टैटिक आपको नॉलेज है कि नहीं है, बस इतनी सी बात है। हाँ, एक बार फाइनेंस में, सॉरी, इस बार जो फाइनेंस में एक अच्छी चीज देखी गई है, वो फाइनेंशियल मार्केट्स के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डीप डाउन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता आरबीआई से। सेबी से एक्सपेक्टेड होता है, आरबीआई से नहीं होता। तो यानी कि अब हमें फाइनेंशियल मार्केट के जो सर्कुलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से करने चाहिए, जो अभी तक हम सिर्फ सेबी के लिए करते थे, ठीक है। तो एफएम के रिगार्डिंग सिंपल सी चीज है भैया, स्टैटिक सब्जेक्ट है। फाइनेंस थोड़ा सा डायनेमिक है, जरूर डायनेमिक है, लेकिन उसके रिगार्डिंग मैं आपको बोलूंगा कि इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो जल्दी से जल्द खत्म कर लो, बहुत टिपिकल नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें ईएसआई, तो भाई देखो, ईएसआई के सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पहले एक स्टैटिक सिलेबस है उसको खत्म कर लो, और यहां पे किस चीज पे फोकस रखो, यहां पे आप अपनी स्कीम्स पे फोकस रखो एंड रिपोर्ट्स पे फोकस रखो। इसके अलावा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे फोकस रखो। मुझे ये लगता है कि अगर आपने ये 3 चीजें कर ली, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दी ईएसआई, ठीक है। ईएसआई अगर हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और देखो डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी अच्छा एनालिसिस चाहिए होता है। वैसे डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट हर साल पूछ ही रहे हैं वो, ठीक है। थोड़ा सा ईएसआई में आपको डायनेमिसिटी, मतलब कहते हैं ना कि एक डायनेमिक कंपोनेंट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आपके सिलेबस से मैप अप होती हुई न्यूज़, ओपिनियंस, एडिटोरियल्स, वो आपको थोड़े से पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे भी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको रीडिंग हैबिट्स बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन रीडिंग हैबिट्स कब बढ़ानी पड़ेगी, जब फेज 1 निकल जाएगा। है ऐसा, ऐसा नहीं है, आपको अभी से थोड़ी थोड़ी आदत डालनी होगी। कोई नोट्स मत बनाओ, लेकिन एक रीडिंग हैबिट डालो, एडिटोरियल्स वगैरह रीड करने के, सिर्फ एडिटोरियल जो आपके सिलेबस से मैचअप होते हो। कोई मल्टीकल्चरलिज्म पे है, कोई डेमोग्राफी के ऊपर है, कोई जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, तो वो आपको थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। बाकी रिपोर्ट्स, स्कीम एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव करोगे तो करंट अफेयर का पोर्शन हो ही जाएगा, कोई बहुत डीप डाउन नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका ईएसआई रिलेटेड। अगर हम इंग्लिश के पेपर के बारे में बात करें, तो इंग्लिश का पेपर देखो जैसा एक्सपेक्टेड लाइंस पे आता है वैसा ही आया है। इस बार भी कोई बहुत बड़ा टिपिकल एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। सिंपल से, सिंपल तो नहीं बोलूंगा, ऐसे अच्छी क्वालिटी के आरबीआई पूछ रहा है पिछले काफी टाइम से, और वो इस बार नहीं, ऐसा नहीं है, वो हर बार यही पूछ रहा है। मॉडरेट लेवल का पेपर वो बना रहे हैं आजकल, इंग्लिश का भी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो ऐसे की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको पहले से आनी चाहिए। लेकिन अगर आप इकोनॉमी और फाइनेंस की तैयारी करते चलोगे ना, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ऐसे में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रेसी प्रैक्टिस मांगता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस मांगता है, तो वो थोड़ा सा आपको एग्जाम के टाइम में प्रैक्टिस कर लोगे। तो अभी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ नहीं करना। तो ये तो देखो इस बार के पेपर का एनालिसिस, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट की कैसी कैसी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब आप आ जाओ कहां से स्टार्ट करना है। तो देखो आपको स्टार्ट करना चाहिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से, इसको फाइनेंस और मैनेजमेंट से, वैसे मैं कहूंगा फाइनेंस से जोड़ लो, चाहे दोनों से जोड़ लो, ठीक है। जब इनमें से एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो आपको ईएसआई स्टैटिक वहां पे इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। वैसे ईएसआई स्टैटिक बहुत थोड़ा सा है, जब चाहे तब कर सकते हो, ठीक है। एंड टाइम टू टाइम इसका प्रैक्टिस जरूर करते रहो। एंड इसके साथ साथ आपको अभी करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आरबीआई वेबसाइट आपको फॉलो करनी है, नथिंग एल्स। ईएसआई के पर्सपेक्टिव से थोड़े से स्कीम्स के नोट्स बनाते चलो, एंड जो रिपोर्ट्स आती हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, वो आप थोड़ी फॉलो करते चलो। दैट्स इट फ्रॉम करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू एज ऑफ नाउ। क्यूआरई, फाइनेंस या मैनेजमेंट में से कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, खासकर मैं तो कहूंगा पहले फाइनेंस उठाओ या मैनेजमेंट उठा लो, चलो जल्दी मैनेजमेंट खत्म कर लो, ठीक है। खत्म करके एक बार खत्म कर दो, ठीक है, बाकी बाद में देख लेना।
मतलब ये एटलीस्ट मैनेजमेंट में भी आप 50% सिलेबस खत्म कर दो, लाइक मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट, ये 4 चैप्टर करके खत्म कर दो, बाकी बाद में देख लेना, ठीक है। फिनेंस पूरे का सिलेबस, पूरे का पूरा सिलेबस एज इट इज आपको करना चाहिए, और वो आरबीआई वेबसाइट से इंटीग्रेट करते चलो। इंटीग्रेट मतलब जो आपने पढ़ा, सपोज आरबीआई इट्स फंक्शन, तो आरबीआई की वेबसाइट पे क्या चल रहा है वो आपके अपडेट्स होने चाहिए साथ साथ पैरेलली। ईएसआई, स्टैटिक, जब इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो जाए तो ईएसआई स्टैटिक भी वहाँ पे जोड़ लेना। पैरेलली आपको स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स के अपने सेल्फ नोट्स बनाते चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई सोर्स है तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन बात है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं कि अगर आपके बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं तो वो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो 2026 में अगर आप ऑब्जर्व करो तो पेपर का लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक सब छोटा सा सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे बच्चे अकाउंट्स को लेकर टेंशन लेते हैं। लाइक मैं अभी बात ही कर रहा था फेज 1 से पहले बच्चों से, तो मैंने बोला था देखो कल मुझे पूरी उम्मीद है 3 क्वेश्चन एक पैराग्राफ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे रेशियो एनालिसिस पे। एंड टचवुड, माता रानी का आशीर्वाद, जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं उन्होंने बोला भी भैया क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई देख, गट फीलिंग कह रही है पेपर में आएगा। एंड 3 क्वेश्चन एज इट इज, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, कर सकते थे बच्चे, ठीक है। रेशियो एनालिसिस जिसने किया हुआ है, बेसिक फॉर्मूलेस पता है, तो बड़े आराम से, कोई टिपिकल नहीं था, सिंपल था, कर सकते थे। बट क्या होता है, डर जाते हैं हम अकाउंट्स को देख के, क्योंकि वो नेचुरल आदत नहीं होती ना, है ना। तो वो चीज़ है। तो अकाउंट्स के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट है भी नहीं, छोटा सा सिंपल सा सब्जेक्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल्स वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 2026 की, किन सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, करंट अफेयर में कितना रोल आपको अभी से लेते चलना है, ठीक है। क्या क्या करंट अफेयर में करते चलना है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे हैंडल किए हैं आप लोगों के लिए। कोई डिफाइंड सिलेबस ऐसा जो आरबीआई ने दे रखा है वो आप बेस रख के अपने सिलेबस को करना शुरू कीजिए, ज़्यादा टाइम मत लगाइए। हाँ, इस तरह की वीडियोस आपको दिखने को मिल जाएंगी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, पता नहीं कब नोटिफिकेशन आ जाए, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी आरबीआई में किसी को नहीं पता तो बाहर क्या पता होगा। लेकिन फिर भी आपको एक बेंचमार्क तो लेके चलना चाहिए कि कब तक आपका सिलेबस हो जाए। तो कोशिश करना अप्रैल मई तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, फेज 1 फेज 2 दोनों ही, ताकि अगर उसके बाद नोटिफिकेशन आता है तो अच्छे से तैयारी चलती रहे। अब इस जर्नी में अगर आपको हमारी सपोर्ट चाहिए तो देखो सिंपल सी बात है, तो हमारे 2026 के बैचेस यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा दूं हमारे बैचेस के बारे में, बात कर लेते हैं। हमारी वेबसाइट पे आ जाओ, अड्डा 24/7, ठीक है। रेगुलेटरी सेक्शन, आरबीआई ग्रेड बी, और ये रहा हमारा 2026 का P2I टारगेट बैच, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट। लेकिन इस कोर्स को और भी अफोर्डेबल क्या बना देता है, ये कोड बना देता है Y581, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने यहाँ पे सेल में इसको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेल कर लिया, लेकिन ये प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। बाकी बॉल इज इन योर कोर्ट, सेल जब आती है तो आप उसमें भी चाहे तो एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द बैच जिसमें आपको कंप्लीट फेज 1 फेज 2 की कंप्लीट हैंड होल्डिंग विद इंटरव्यू आपको यहाँ पे मिलती है, गाइडेंस, कंप्लीट गाइडेंस मिलती है, ठीक है। और एफएम का कैसा कवरेज रहा है उसके रिगार्डिंग स्टे ट्यून टू आवर चैनल। और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्यों पूछे गए हैं, क्यों पूछे गए हैं, सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आप लोग के लिए, जो मैं सेशंस हमेशा एग्जाम खत्म होने के बाद लेके आता हूँ, इस बार भी लेके आऊँगा, ज़रा थोड़े से क्वेश्चंस मुझे और मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।